अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास अगर जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये कांस्टेंट होती हैं। आर दे इक्वल टू व्हेन इन इक्विलिब्रियम। बेटा दो चीज़ें हैं, कांस्टेंट होने में और इक्वल होने में डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर बात आती है इक्वल की, एट इक्विलिब्रियम, तो याद रखिएगा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। और अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की, तो एट इक्विलिब्रियम तो ये हमेशा जो हैं वो कांस्टेंट ही रहती हैं, वैल्यूज़ ऑफ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले तो इसका मतलब समझे, मैं फिर आपको ग्राफिकली भी बताता हूँ। इक्वल कंसंट्रेशन होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर 20 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 20 ही होनी चाहिए। लेकिन कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 20 है तो पूरे इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 20 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और अगर आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 30 है तो आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 30 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम ले लेते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते गए। इसी तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती गई। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 10 था, यहाँ पे हम लोग कहते हैं 20 था, यहाँ पे हमारे पास 30 था और यहाँ पे हमारे पास 40 एंड 50। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आया तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 40 और जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 20। अब देखें, जब आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ये आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम है। अब आप जितना मर्जी टाइम बढ़ाते रहें, आप लोगों की जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 40 ही रहेगी और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 20 ही रहेगी। इनकी वैल्यूज़ फर्दर चेंज नहीं हो रही। तो प्रोडक्ट 40 है, ये 40 ही रहेगा, मीन टू से अब इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। अब रिएक्टेंट 20 है तो इसकी वैल्यू 20 ही रहेगी। हम लोग बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। लेकिन क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नहीं बेटा, ये इक्वल नहीं होंगे। फिर दूसरा भी एक ग्राफ आता है। यहाँ पे ये सिनेरियो है कि आपके पास एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा दो केसेस और होते हैं, मैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सेकंड केस ये है कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये आपके पास 0 है, ये 10 है और ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 30 है और यहाँ पे आप लोगों के पास 40 है एंड सो ऑन करते करते, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है। अब यहाँ पर देखें, ये लाइन प्रोडक्ट्स के लिए और ये लाइन रिएक्टेंट्स के लिए है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम है और इक्विलिब्रियम टाइम वो टाइम जहाँ पे आपके पास जितने प्रोडक्ट्स बनने थे बन गए, जितने रिएक्टेंट्स बनने थे वो डिकम्पोज होने थे वो हो गए। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है 30 और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 18 के साथ जाके टच कर रही है। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन 30 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 18 ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है? तो आप कहेंगे कि जी सर यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 30 ही रही और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 18 ही रही, ये चेंज नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूँ क्या बेटा ये कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है? आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ से इक्वल है? एक 30 और एक 18 है, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट ज़रूर हैं। फिर तीसरा केस हमारे पास ये आता है कि अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास हैं वो रिएक्टेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे करके हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, अब ये आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम है। इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी 30 और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी 30। तो क्या, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे ये बताएं कि क्या इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगी, आप कहेंगे सर जब इक्विलिब्रियम टाइम आया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 थी, आगे भी 30 ही रही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 30 थी, वो 30 ही रही,
तो जी हाँ, ये वैल्यू कांस्टेंट है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये इक्वल है, तो आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल इक्वल है, अब रिएक्टेंट भी 30 हैं, प्रोडक्ट भी 30 हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा मुझे कंक्लूजन बताएं, कंक्लूजन क्या है। तो आप फिर कह सकते हैं कि जब हम लोग कंसनट्रेशन की बात करेंगे तो कंसनट्रेशन इक्वल हो भी सकती हैं, लाइक ये मैंने थर्ड ग्राफ में एक्सप्लेन किया है, और कंसनट्रेशन इक्वल नहीं भी हो सकती, लाइक मैंने फर्स्ट और सेकंड में एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कंसनट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती हैं, तो आप कहेंगे कि जी सर कंसनट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती हैं। तो मैं अब चंद एक लाइन्स बोलने लगा, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। लेकिन concentration of reactant and concentration of product may be equal to each other and may not be equal to each other। हमेशा ये इक्वल नहीं होती, और ऐसा कहना कि ये कभी भी इक्वल नहीं होती, ये बात भी गलत होती है। तो ये कंसेप्ट है कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप्स हो कि आपको इस चीज़